योर बिहाफ। ऐसे आदमी को ढूंढो जो आपके लिए काम कर सकता है। हायर पीपल हु आर बेटर देन यू। लुक फॉर पीपल हु एम फॉर रिमार्केबल वर्क, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, जिनके नेचर में, प्रकृति में बहुत जबरदस्त काम करना, जिनको एवरेज के साथ एलर्जी हो गई है। हमें बीमारी है बड़ा बिजनेस कंपनी में, हाँ, एवरेज क्या है, एलर्जी टू एवरेज। हमारे को बड़ी बीमारी है, हमारे को एकदम एलर्जी हो चुकी है एवरेज से। एवरेज काम नहीं करना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है। ज्यादा थोड़ा समय लगे कोई बात नहीं, काम करेंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अगला क्या है भैया, अगली स्ट्रैटेजी लेते हैं, डेलीगेटर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट अ डेलीगेटी। जो काम दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी, पकड़ो मेरी बात को, काम देने वाले की जिम्मेदारी है, केवल काम लेने वाले की नहीं है। तो जिसने काम दिया उसको भी इंश्योर करना है। ये नहीं कि इसने इसको पकड़ा, इसने उसको पकड़ा, इसने उसको पकड़ा है, किसने किसको पकड़ा है, और जो पकड़ा है वो कहीं रास्ते में ना गिर गया और कुछ और ही पकड़ते हुए चले जा रहे हैं। राम ने काम शाम को दिया, शाम ने घनश्याम को, घनश्याम ने सीताराम को, सीताराम ने मांगे राम को, मांगे राम ने हरि राम को। सब काम आकर पकड़ाते जा रहे हैं, पकड़ाते जा रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है। हरि राम ने बलराम को, बलराम ने दयाराम को, दयाराम ने हल्दीराम को, हल्दीराम ने घसीटाराम को, घसीटाराम ने जयराम को, जयराम ने परशुराम को, परशुराम ने साईं राम को। सब पकड़ाते जा रहे हैं। साईं राम ने मुझको दिया और मैं आपको दे रहा हूँ ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। ये क्या बात है भाई, साईं राम ने मेरे को दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, आप कर दो काम। तो सब एक दूसरे को काम पकड़ाते जा रहे हैं। ऐसे नहीं भाई, शेपिंग द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ डेलीगेटिंग। जिसको काम दिया है उसको बिल्ड करो ताकि वो आपके साथ डिलीवर कर दे। उसको डिक्टेट मत करो, उसको बिल्ड करो, उसके आइडियाज, उसके थॉट्स को बिल्ड करो ताकि वो काम करे। वरना जिसने काम दिया उसकी जिम्मेदारी नहीं, बस सारे राम श्याम घनश्याम बलराम परशुराम ये सब देते ही चले जा रहे हैं। देखो भाई, ये समझो कि डेलीगेशन इंपॉर्टेंट कब है, मुझे करना कब है। क्या कोई ऐसा आदमी है जिसके पास इस सब्जेक्ट में मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको दूंगा काम? क्या ये काम जो है देने के बाद मुझको सामने वाले को ट्रेन करने का टाइम है, उसको सिखाने का टाइम है कि मैं उसको सिखा सकता हूँ, उसकी क्वेश्चन आंसर ले सकता हूँ, उसकी प्रोग्रेस चेक कर सकता हूँ, अगर वो रीवर्क की जरूरत पड़ा है तो मैं उसको चेक कर लूंगा, तो मैं काम दे सकता हूं उसको। क्या ये काम इतना क्रिटिकल ना हो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कि मैं जूनियर को दे दूं और पता चले कि लॉन्ग टर्म में हमारा फेलियर ही हो जाए? क्या अगर फेल हो गए तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर देगा? अगर छोटा नुकसान है तो फिर दे दो काम, कोई बात नहीं, वो भी सीखेगा इससे। आपको अपनी कैपेबिलिटी डिसेबिलिटी एनालिसिस करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं जिसको काम दे रहा हूं उसके पास नॉलेज और स्किल है भी कि नहीं है। मैं जिसको काम दे रहा हूं ये उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ मैच करता भी है कि ना कुछ चाहता आप कुछ और रहे हो। मैं जिसको काम दे रहा हूं क्या उसके पास और काम करने का समय भी है कि नहीं है। मैं जिसको काम दे रहा हूं क्या इससे मुझे उसकी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं हिलानी पड़ेगी। वो प्रैक्टिकल चीजें मेरे भाई, मैं कोई थ्योरी नहीं पकड़ाता, आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूं, ये मेरा काम है। एबिलिटी टू डेलीगेट बिगिंस विद बिलीविंग इन द पोटेंशियल ऑफ योर पीपल। विश्वास करो उन पे, वो कर पाएंगे, और उनके साथ में आर्टिकुलेट करो भाई हमारे को ये फाइनल आउटकम चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होगा जब आपने काम दिया और वो कहेंगे सर मुझसे नहीं हुआ, जरा आप कर दोगे क्या? इसको बोलते हैं अपवर्ड डेलीगेशन, वापस आपको पकड़ा देगा। तो उसको अलाउ मत करो कि काम आपको वापस दे, बजाय इसके उससे पूछो भाई आपका क्या सुझाव है, इसे कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कुछ सोल्यूशन रेकमेंड करो मुझे, कुछ आइडियाज दो, तो इससे उसका ब्रेन डेवलप होगा। उससे उसके साथ कमिटमेंट बिल्ड कर लो और उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दो। अगर वो करे उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो, उसको फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी दिखाओ और उसको इनफॉर्मल रिकॉग्निशन भी दो, उसको कोई रिवॉर्ड दो, कोई ट्रॉफी दो, कोई मेडल दो। और जब आप ये करोगे, देखो, बीइंग एबल टू डू एवरीथिंग इन बिजनेस डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट यू शुड डू एवरीथिंग इन बिजनेस। तू सारे काम कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि तू सारे काम करेगा। तुम्हें सारे काम आते हैं इसका मतलब ये सारे काम करोगे। मेरे को भी सारे डिपार्टमेंट के काम आते हैं लगभग मेरी कंपनी में, लेकिन मैं क्या सारे काम करता हूँ? नहीं। यही तो मुद्दा है भैया, यही मुद्दा है। अगली स्ट्रैटेजी है सर्कमस्टेंशियल लेवल ऑफ डेलीगेशन। ये कौन सी, इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। परिस्थिति के हिसाब से डेलीगेट करेंगे। एक लेवल होता है लो डेलीगेशन हाई कंट्रोल, कि मतलब थोड़ा डेलीगेट करूंगा और बहुत कंट्रोल करूंगा। ये उनके साथ करना पड़ता है जो जिसने जो कोई काम पहली बार कर रहा हो। जैसे समझो किसी को आपने गाड़ी चलाने को दी और वो नई नई गाड़ी चलानी सीखा है, तो उसको बहुत ज्यादा गाड़ी चलाने का मत दो, थोड़ा बहुत दो, और जब दे भी रहे हो तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में रखो, साथ में किसी को बिठा के रखो। यानी कि लो डेलीगेशन हाई कंट्रोल, पूरा कंट्रोल में रखो साथ में। फिर आता लेवल 2, वो गाड़ी काफी दिन से चला रहा है तो मॉडरेट डेलीगेशन मॉडरेट कंट्रोल। ग्रेट थिंग्स यू शुड लर्न टू डेलीगेट, कि मैं करूं कैसे इसको। लीडिंग इज ऑल्सो अबाउट लेटिंग गो, नॉट होल्डिंग ऑन। सारे काम नहीं करने, होल्ड नहीं करना, नहीं तो फिर आप कमाओगे अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए।
है कि नहीं है? अगला स्ट्रैटेजी है जॉब शैडोइंग। जॉब शैडोइंग का मतलब क्या हुआ कि मैं काम कर रहा हूं और साथ में बिठा रहा हूं उसको ताकि वो भी सीख जाए, शैडो की तरह, परछाई की तरह सिखा रहा हूं और फिर उसके बाद फिर वो करे आगे चल के। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? आई डू यू सी। मैं करूंगा तुम मेरे साथ देखो। सेल्स की मीटिंग पे जा रहे हैं, जूनियर को साथ ले गए, भाई मैं मीटिंग कर रहा हूं तुम देखो, आई डू यू सी, आप केवल देखो। दूसरा स्टेप, अब अगले दिन मीटिंग पे नाउ यू डू आई सी, मतलब अब तुम मीटिंग करो, मैं तुम्हें देखूंगा तुम कैसे कर रहे हो। तो जब पहले मैंने करी उसने सीखा, अब वो थोड़ा थोड़ा करेगा, मैं साथ में मीटिंग में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं ठीक कर रहा है, वेरी गुड, वो थोड़ी गलती कर दी, वेरी गुड, अब ठीक कर रहा है, वो थोड़ी सी और गलती कर दी। तो उसे बाहर आके कमरे से फिर सिखा दिया, भैया तुमने 8 चीजें ठीक करी, ये 2 गलती करी, इनको ठीक करना है आगे से। उसके बाद क्या हुआ, जब यू डू आई सी हो गया काफी ज्यादा, अब आता है अब आप करो काम लेकिन मेरे को हाथ के हाथ रोज शाम को रिपोर्ट करो, यानी कि यू डू रिपोर्ट इमीडिएटली। और जब उसमें भी वो ठीक हो गया तो अब क्या भैया, नाउ यू डू रिपोर्ट रूटीनली, अब हफ्ते में 1 दिन रिपोर्ट भेजते रहो मुझे। और फाइनली वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि अब यू डू द सेम प्रोसेस टू योर जूनियर, वही अपने जूनियर्स के साथ भी वही स्टेप करेगा कि मैं करूंगा तुम देखो, अब तुम करो मैं देखूंगा, तुम मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट करो, तुम मुझे रूटीन में रिपोर्ट करो। 4 स्टेप को, और 5वें पे फिर वो अपने जूनियर्स के साथ करेगा। इससे आप लोगों को अच्छे सिखा सकते हो और धीरे धीरे पूरी की पूरी टीम बिल्ड कर पाओगे। यही मुद्दा है, नॉलेज विल ब्रिंग यू अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस। जितनी नॉलेज लोगे उतना डिफरेंस आएगा। ये हमारे चैनल को और फेसबुक को जरूर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को, वहां पे हम बहुत नॉलेज शेयर कर रहे हैं। काम बनाए आपका, ग्रोथ की करें बात, बने रहो अंटिल लास्ट, बिकॉज नो रिपीट टेलीकास्ट। अगला है क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्रिटिकल काम, बहुत क्रिटिकल डिफिकल्ट काम वो केपेबल आदमी को देना भैया। कई बार लोग गलती क्या कर देते हैं, क्रिटिकल काम को लेस केपेबल आदमी को दे देते हैं, हैवॉक हो जाएगा। जब बहुत क्रिटिकल काम हो और आदमी केपेबल नहीं हो, हाँ, तो फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी भैया। लो केपेबल आदमी को आपने बहुत क्रिटिकल काम दे दिया, टोटल कोलैप्स, कंप्लीट फेलियर। बंदर को बंदूक पकड़ा जगह चलाएगा, वो निशान लगा के थोड़ी चलाता है, तो इसलिए बंदर को बंदूक नहीं पकड़ाते हैं, बड़ा सिंपल रूल है इसको। तो इसके बाद क्या काम होता है, देखो जैसे पता है क्या है, कई बार लोग क्या करते हैं कि लो क्रिटिकल काम हाई केपेबल आदमी को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट लेवल के आदमी को बोल दिया, भाई प्रिंट आउट निकाल ला। अब वाइस प्रेसिडेंट प्रिंट आउट निकालने का काम थोड़ी करे, नहीं घर की बात है, आज की बात है, वो ले भी आएगा, आपको बुरा भी नहीं मानेगा, मना भी नहीं करेगा। लाला जी हैं हमारे साथ, प्रेम है लाला जी के साथ, प्रिंट आउट मैं ले आता हूँ, चाय पाई पिला देता हूँ। लेकिन आगे चल के क्या होगा, वो अंडर यूटिलाइज हो गया। वाइस प्रेसिडेंट को बड़ा काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, अंडर यूटिलाइज हो गया। इससे धीरे धीरे वो डिससैटिस्फाइड होगा और फिर वो डिसएंगेज होगा, या तो वो लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय बना रहेगा या फिर छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि अब देखो, ओपन हार्ट सर्जरी को आप एक नए लड़के से तो नहीं करा सकते ना, उसके बाद पूरा स्केल होना चाहिए। और असली लीडर वो है जो केपेबल भी है और क्रिटिकल रोल भी संभाल रहा है, वो फिर हाई क्रिटिकल थिंकिंग का वो ऑर्गेनाइजेशन लीडर बनता है। और कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसमें आपको ना केपेबिलिटी चाहिए ना क्रिटिकलिटी है। ब्लू कॉलर जॉब हो गया, जैसे चौकीदार का काम हो गया, बहुत क्रिटिकल अगर नहीं है, बैठना है उसने, एंट्री करनी है, तो आपको 15,000 18,000 रुपए महीने वाला आदमी आराम चल जाएगा, बैटिंग करता रहेगा। ना क्रिटिकल है ना केपेबल है, कोई समस्या नहीं है। इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करिए कि आप कैसे करेंगे। 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको दिखाए, चारों क्वाड्रेंट को आप समझिए और तभी इसको लेकर के आइए। और अगली स्ट्रैटेजी है हुज गॉट द मंकी टेक्निक। ये मंकी टेक्निक कहते हैं ना, गेट द मंकी ऑफ माय बैक। हाँ, ये क्या रहता है, कभी कभार आप डेलीगेट करते हो, अपनी टीम को कुछ काम समझाते हो कि भाई तुम करो, मेरे लिए करो, और आप कहीं बड़ी मीटिंग में निकल रहे हो, सिचुएशन बता रहा हूँ, आप मीटिंग में निकल रहे हो और वो अचानक आता है, सर 1 मिनट, हाँ जी सर 1 मिनट, क्या हेल्प चाहिए था सर, आपने एक काम दिया था हमसे हो नहीं पा रहा है, अब सर इसमें हमारे साथ बैठ के। अब होता क्या है ऐसी सिचुएशन में ना, कई बार बेचारा एंटरप्रेन्योर खुद ही काम करता रह जाता है और एम्प्लॉयज के लिए तनख्वाह कमाने में लगा रह जाता है। तो उसका मतलब हो गया मंकी ऑफ हिज बैक कम्स एज मंकी ऑन योर बैक। मतलब आप जो बेचारे को उसको काम दिया था वो काम आपके सर पे आ गया है। और ऐसे मंकी ऑन योर बैक को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उसको आप ढंग से डेलीगेट करके रिड्यूस कर सकते हो। मैं उदाहरण दे देता हूँ, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे कि सर आप थोड़ा बैठ के हमारे साथ करा दो, सर आप इस काम को कर लो, तो आप उसको बोलिए कैन यू कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड आई विल कम एंड सी यू अगेन। कि आप कुछ सॉल्यूशन भी लेके आओ, केवल प्रॉब्लम मत लेके आओ, आप कुछ आइडियाज भी लेके आओ। अब आपने वापस उसको दिया, वो सॉल्यूशन लेके आएगा, आइडियाज लेके आएगा और इवॉल्व करेगा और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और उससे चीजें इंप्रूव करेंगे। ऐसा करने से आप एनकरेज कर रहे हो कि वो भी नई स्किल लेगा, सारा काम आपके सर पे आने से भी थोड़ा कम हो जाएगा। 31वीं स्ट्रैटेजी, डेलीगेशन इज आल्सो आउटसोर्सिंग। आप डेलीगेट कर सकते हो टू गेन एडवांटेज। पेप्सी कंपनी की, पेप्सी से बाहर यानी कि यूएस से बाहर
दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट इंडिया में है और उस कंपनी को चलाता है वरुण बेवरेजेस। वरुण पेप्सी के लिए, पेप्सी कंपनी के लिए पेप्सी की बोतलों में पेप्सी भरता है, बनाता है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सारे रिटेलर्स तक पहुंचाता है। ये वरुण बेवरेजेस का काम है। फायदा क्या हुआ? अब पेप्सी इन्वेस्ट कर सकता है मार्केटिंग और सेल्स में, और मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन वरुण बेवरेजेस कर लेता है पेप्सी के बिहाफ पे। अब पेप्सी को करना ही नहीं, पेप्सी खाली टीवी पे ऐड करता रहता। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, यही है राइट चॉइस बेबी। ये पेप्सी करेगा और वरुण बेवरेज बेचारा कोल्ड ड्रिंक बनाता रहेगा, ढक्कन लगाएगा, बोतल निकालेगा, ट्रक में डालेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा, जाकर रिटेलर तक पहुंचाएगा। आप पेप्सी पी लोगे और पेप्सी कंपनी खुद क्या करेगी? यही है राइट चॉइस। तो ये क्या हो गया? डेलीगेशन हो गया। आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। अब एक ऐसी कंपनी थी, दुनिया भर में अमेरिका अपने यहाँ से आउटसोर्स करता है टेक्नोलॉजी को। बैंगलोर में टेक्नोलॉजी बनती है अमेरिका की, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे को दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मैं चाइना में नहीं बनाऊंगा। अलीबाबा ने कहा मैं यूएस में बनाऊंगा। तो उन्होंने अमेरिकन से दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी बनवाई। उन्होंने भी आउटसोर्स किया क्योंकि उनको लगा कि वैसा स्किल सेट और एक्सपीरियंस चाइना में अवेलेबल ही नहीं है। इस मैं अगर खुद से करता प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे, खर्चा भी आता, टाइम भी लगता, मेहनत भी लगती। और ग्राफी ने मेरे टेक्निकल गैप को क्लोज कर दिया। मैं खाली डिलीवरी पे ध्यान दे रहा हूं और ग्राफी के प्लेटफॉर्म पे आके तक पहुंचाएगा। आप पेप्सी पी लोगे और पेप्सी कंपनी खुद क्या करेगी? यही है राइट चॉइस। तो ये क्या हो गया? डेलीगेशन हो गया। आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, है कि नहीं? अलीबाबा एक ऐसी कंपनी थी, दुनिया भर में अमेरिका अपने यहाँ से आउटसोर्स करता है टेक्नोलॉजी को। बैंगलोर में टेक्नोलॉजी की, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे को दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मैं चाइना में नहीं बनाऊंगा। अलीबाबा ने कहा मैं यूएस में बनाऊंगा। तो उन्होंने अमेरिकन से दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी बनवाई। उन्होंने भी आउटसोर्स किया क्योंकि उनको लगा कि वैसा स्किल सेट और एक्सपीरियंस चाइना में अवेलेबल ही नहीं है। इस पे करना, तो वो चीज अच्छी लगी। एक एजुकेटर जो है टीचर प्रेन्योर भी बन सकता है इस तरीके से। तो मैंने आउटसोर्स किया उनको। ऐसे ही अगली स्ट्रैटेजी, अनलॉक योर टाइम स्ट्रैटेजी। अपने टाइम को कैसे अनलॉक करें? मैं Naukri.com की स्टडी देता हूं उसमें। संजीव बिखचंदानी ये एक कंपनी में नौकरी किया करते थे और वहां पे सबके सब लोग मैगजीन का इंतजार करते थे उसके आखिरी पेज पढ़ने के लिए कि कौन सी नई नौकरी आई है। सारे एम्प्लॉय लगे रहते थे कि भाई मैगजीन के आखिरी पेज पे चेक करो, अगली नई नौकरी कौन सी आई, नई नौकरी कौन सी आई। नहीं, वो पूरी मैगजीन नहीं पढ़ते थे, खाली आखिरी के पेज में नई नौकरी के बारे में ढूंढते रहते थे। उनको लगा ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट में मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं। तो उन्होंने Naukri.com बनाया और धीरे धीरे उन्होंने 70% मार्केट शेयर भी जॉब लिस्टिंग मार्केट के अंदर कैप्चर कर लिया। Naukri.com बहुत बड़ी हुई, कई कॉम्पिटिटर आए, टाइम्स जॉब्स भी आया, मॉन्स्टर भी आया, सबको पछाड़ दिया नौकरी ने। नौकरी अच्छी मार्केट एस्टैब्लिश हुई, स्टॉक मार्केट में गया, लिस्ट किया और आज हाई वैल्यू प्रोडक्ट है वहां पे। लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए बिखचंदानी ने क्या किया? उन्होंने हितेश ओबरॉय को सीईओ हायर कर लिया और सीईओ हायर करने के बाद वो और प्रोडक्ट में लगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर बन गए। जोमेटो में उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया, मैट्रिमोनी.com, शिक्षा.com। और ये उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? वो रेशनल रोल से अपने टाइम को अनलॉक कर सके, वहां से बाहर निकल सके, इसीलिए उन्होंने सीईओ हायर किया। तो ये आपको तरीके ढूंढने हैं कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएं ताकि आप बड़े काम कर सकें। 33वीं स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। मैनेजमेंट बाय एब्सेंस क्या होता है कि मैं नहीं रहूं और फिर भी मैनेजमेंट चलती रहे, मेरा टाइम बच जाए, मेरे कम टाइम का इस्तेमाल हो, उसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट अच्छी चल जाए, इसको बोलते हैं आइडियल एमबीए। आई मतलब इंटीग्रेशन, जो दो डिपार्टमेंट एक जैसा काम कर रहे हो उनको जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो तो कम टाइम लगेगा। डी का मतलब है डेलीगेशन। डेलीगेशन मैं आपको समझा ही चुका हूं, जूनियर से काम कराना, जो मेरे करने की जरूरत ना पड़े और कोई जूनियर कर ले। ई मतलब एलिमिनेशन। हर कंपनी में कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं जो कि इतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, जिससे बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जिससे कोई कॉस्ट भी कम नहीं होती और जिससे कस्टमर सेटिस्फाई भी नहीं होता। ऐसे डिपार्टमेंट को एलिमिनेट कर दो। ऐसे डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एलिमिनेट व्हाट इज नॉट नीडेड इन द कंपनी। ए मतलब ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स, मैंने पहले ही बताया, टेक्नोलॉजी बिल्ड करो और चीजों को ऑटोमेट कर दो, उससे भी आपका टाइम बचत होगा। एल मतलब लिबरेशन, इसलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट टेक्निक में इस मॉडल को लिया। डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन कर लो। यानी कि रिस्पॉन्सिबल कौन है? आर। हाँ, करेगा कौन? ए मतलब
इन्फॉर्म्ड, ये 4 आदमी डिफाइन कर दो, आपका मैट्रिक्स अच्छे से चल जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सीखो, कभी मन थकता नहीं है अगर आप ढंग से लर्न करना चाहते हैं। आप बिजनेस करें, नॉलेज, ये बड़ा अच्छा जुड़े रहना मेरे साथ। आपको फिर से याद दिलाता हूं मैं, अगर कल को अच्छा बनाना है तो आज कुछ अच्छा कर लीजिए। 1000 IBCs को हम लोग 10 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री दे रहे हैं इस समय, क्योंकि हमने IBC 4.0 लॉन्च किया है और केवल 1000 कस्टमर को 75 कोर्सेज, सारे स्पेशलाइज कोर्सेज, अपना रिपोजिटरी पूरी की पूरी, अलादीन का चिराग, ये सब चीजें 10 लाख रुपए की सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बोर्ड लाइन नंबर है, बीच में आप उनको फोन भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। वेबिनार खत्म होने के बाद एक काम और कर लेना, पिछली बार मैंने 50 लोगों को कोर्स फ्री दिया था, तो वो क्या करना, आपको 2 मिनट का एक फीडबैक वीडियो आप मेरे लिए बना सकते हो, जिसमें आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस को टैग भी कर सकते हो ट्विटर पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाइए और जो टाइटल टैग है उस पर लिखिए रिव्यू एंड फीडबैक ऑफ सेमिनार बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस। इससे मैं आपको सर्च कर लूंगा, रिव्यू एंड फीडबैक ऑफ सेमिनार बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस, इतना लिख दीजिएगा और अपना वीडियो 2 मिनट का 1 मिनट का अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या सीखा है। जैसे हमने पिछली बार भी 50 लोगों को हमने अवार्ड दिए थे, ये उनकी फोटोग्राफ्स भी आप देख पा रहे हैं जिन लोगों को हमने अवार्ड दिए, ऐसे ही इस बार भी हम देंगे जिन लोगों के वीडियोस पे व्यूज आते हैं, जिनके वीडियो शेयर किए जाते हैं, हम उनको भी इस बार धन्यवाद करेंगे। ये हमारा अपना तरीका है। बहरहाल आगे चलते हैं। पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, 50 टाइम मैनेजमेंट कि मीटिंग बहुत हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग होती जा रही है, इस बात के लिए भी मीटिंग कर लो कि मीटिंग तो हो रही है पर काम क्यों नहीं हो रहा, और उसके लिए एक और मीटिंग कर बैठते हैं। मीटिंग होती क्या है, मीटिंग कुछ लोगों की एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ लोग जो कुछ कर नहीं पाते पर लेकिन एक साथ बैठ करके तय कर लेते हैं कि कुछ किया भी नहीं जा सकता। A group of men who individually cannot do anything but as a group they decide that nothing can be done। तो क्या कहते हैं इसको कि 12 लोग जब मिलके बैठ के एक आदमी का काम करते हैं उसको बोलते हैं मीटिंग। मीटिंग का ब्रांड इसलिए खराब हो गया है क्योंकि मीटिंग फालतू के लोग करते हैं, करने वाले काम होते नहीं है, लेकिन बातें करने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। एक छोटी सी केस स्टडी देता हूं। 2 बिजनेसमैन थे, एक्सपोर्टर, दिल्ली में काम करते थे। दिल्ली के पास एक छोटे शहर में बल्लभगढ़ के अंदर दोनों वहां कपड़ा बनाते थे और एक लोकेशन को दिया करते थे कपड़ा। तो श्यामलाल के पास भी 7 आदमी थे, घनश्याम लाल के पास भी 7 आदमी थे। श्यामलाल के पास 50% मार्केट शेयर था, घनश्याम लाल के 50% मार्केट शेयर था। दोनों 10-10 करोड़ का काम किया करते थे। श्यामलाल अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन घनश्याम लाल किसी एक्सपर्ट से मिले, उसने कहा घनश्याम लाल 50% पे क्यों हो भाई, बढ़िया टीम हायर करके लेके आओ, तुम्हारे जो 7 आदमी है सीनियर 7 आदमी लेके आओ, तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। घनश्याम साहब सीनियर आदमी हायर करके ले आया। 1 साल बीता, 1 साल बीतने के बाद श्यामलाल जिसने नए लोग हायर नहीं किए उसका तो बिजनेस बढ़ गया, वो 75% पे चला गया, और घनश्याम लाल जो सीनियर आदमी हायर करके लाया था उसका बिजनेस हो गया 25%। बोला क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। तो पता किया तो समझ में आया कि भाई श्यामलाल के पास में 6 वर्कर 1 मैनेजर था और इसके पास में 1 वर्कर 6 मैनेजर थे, यानी कि 6 मैनेजर मिलकर के 1 वर्कर से काम करा रहे थे। 6 मैनेजर मिलकर के वर्कर को, सीनियर आदमी वर्कर को काम दे रहे थे। तो घनश्याम लाल ने क्या किया, यार मैं तुम महंगे आदमी ले आया फिर भी धंधा कम हो गया, भैया तुम आओ जरा मुझको बताओ गलती क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट आया, उसने कहा भाई ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। वो क्या होता है, पूरा इनकी डेजिग्नेशन चेंज करने पड़ेंगे। 6 लोग 1 आदमी को डायरेक्शन दे रहे हैं, ऊपर टॉप पे एक रखो, डायरेक्शन वो देगा, ठीक है। 1 साल के बाद क्या हुआ, 1 साल के बाद देखा भाई जो श्यामलाल था वो तो 75 से 95% पे चला। बोला यार कंसल्टेंट लाने के बाद भी दिक्कत, तो पता चला उसने रिस्ट्रक्चरिंग क्या करी थी, उसने कहा था कि जो 6 सीनियर लीडर हैं उनमें 1 नेशनल हेड रख दो, 2 सेल्स स्टेट हेड रख दो और 3 रीजनल हेड रख दो और फिर 1 वर्कर रख दो। तो नेशनल हेड स्टेट हेड को बताते थे करो, स्टेट हेड बेचारे रीजनल हेड को बताते थे तुम करो, और रीजनल हेड वर्कर को बताते थे तुम, तो करने वाला अभी भी एक ही था। अब घनश्याम लाल और परेशान है, मैं सीनियर आ रही है, परफॉर्मेंस चेक करके बताओगे परफॉर्मेंस आ क्यों नहीं रही है, मैं तो सीनियर आदमी लेके आ गया हूं। तो वो कंसल्टेंट आया, उसने आकर के इंटरव्यू किया सबको कि भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। तो परफॉर्मेंस में जब सबको इंटरव्यू किया, चेक किया, नेशनल हेड को इंटरव्यू किया, स्टेट हेड को किया, रीजनल हेड को किया और उसी बेचारे 1 वर्कर को भी किया, तो उसने रिपोर्ट बना के दी कि वर्क जो है ना डीमोटिवेट हो गया है और वही काम नहीं कर रहा है, इसीलिए सारी दिक्कत आ रही है। तो उसने बोला अब क्या किया जाए, तो उन्होंने वर्कर को निकाल दिया और बाकी 6 जो सीनियर थे उनको इंसेंटिव दिया कि तुमने हमारे को हेल्प की, मदद करी कि ये बताने में कि काम हो क्यों नहीं रहा है। अब देखो यही लफड़ा है
कि आदमी जो है मीटिंग पे मीटिंग करता रहता है, बात करने वाले लोग बहुत आते हैं और काम होता नहीं है। काम करना है भैया, काम करना है। मैं आपको अगली स्ट्रैटेजी से समझाता हूँ और उसके बाद बताऊंगा कैसे चाहिए। अगली स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूँ को इंडियन आर्मी की, माई आवर्स टेक्निक बोलते हैं इसको। माई आवर टेक्निक, अपने आवर्स को ढंग से इवेल्युएट करो, कैलकुलेट करो। आप ना मैनेज नहीं कर सकते उसको जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो अपने आवर्स को मेजर करना चाहिए। आपको टाइम ट्रैकर रखना है, एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स रखना है। इफ यू वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव यू नीड टू मास्टर योर मिनट्स। अपने मिनट्स को मास्टर करो कि आप कितना समय किस चीज पे लगा रहे हो। मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं हिसार गया कैंटोनमेंट में एक बार ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ बहुत सारे कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, जनरल्स सब थे जिनको मुझे ट्रेनिंग करने जाना था लीडरशिप पे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैं पहुंचा शाम को 6 बजे, और 6 बजे पहुंचा तो वहाँ ब्रिगेडियर आए मेरे कमरे में। मिस्टर बिंद्रा, मैंने कहा हाँ जी, वी आर हैप्पी टू इनवाइट यू फॉर द डिनर। तो मैं कहा अच्छा ठीक है जी, आता हूँ डिनर पे। तो कितने बजे? बिंद्रा, आप 8:01 पे आ जाइएगा। है 8 मैं कहा 8 बजे आ जाओ? नहीं, 8:01 से पहले मत आइएगा। अच्छा, बाद आ जाऊं 8:05 तक, 8:10 तक? नहीं, 8:02 के बाद नहीं आइएगा। और मैं बड़ा परेशान हो गया है जी। मैं उस चक्कर में डिनर पे नहीं गया। मैं कहा यार ये इतना टाइट शेड्यूल दे दिया है, कहीं आगे पीछे चला गया, कोई बोल दिया किसी ने, मैं डिनर पे नहीं गया। उनका डिनर हो गया। अगले दिन मेरा सेमिनार से पहले मैंने शेफ को बोला कि भाई ब्रेकफास्ट दे देना सवेरे। शेफ आया, बटलर था, बोला साहब कितने बजे आप ब्रेकफास्ट लेना चाहेंगे? मैंने कहा 7, 7:15 बजे देना सुबह। नहीं साहब, 7 बजे के 7:15 बजे। मैं कहा ये भी बड़ा एग्जैक्ट है। मैं कहा 7:10 पे। अब मैं तैयार होने में लेट हो गया था, बाथरूम में था, घंटी पे घंटी बजे जाए। और मैं आया, दरवाजा खोला, 7:10 थे, वो ब्रेकफास्ट लेके आ गया। मैं कहा बड़े पंक्चुअल है सबके सब हैं जी। और उसके बाद अब मेरा सेमिनार का टाइम आ गया था, सुबह मेरा सेमिनार था। मैं कहा कितने बजे सेमिनार? उन्होंने कहा कि 8:29 से पहले मत आना, 8:30 के बका। बोला नहीं मिस्टर बिंद्रा, 8:29 से पहले सारे कर्नल्स, सारे ब्रिगेडियर्स सब आएंगे, जनरल्स भी आ जाएंगे। 8:30 के बीच में, 8:29 और 30 के बीच में आप आएंगे। तो मैं कहा नहीं 8:31 पे आ जाऊंगा तो क्या? नहीं, 8:30 के बाद हमारे जनरल आएंगे, सबसे सीनियर जनरल, उनके बाद कोई नहीं आता है। मैं कहा मैं पहले आ जाता हूँ, 8:25 पे आ। नहीं, वो आपका रिस्पेक्ट नहीं होगा। आपके पार्टिसिपेंट्स आपसे पहले आने चाहिए, फिर आप आएंगे, और जनरल के बाद कोई आता नहीं है तो इसलिए आप उनसे पहले आएंगे। तो वो दिन देख करके ना मेरे को डिसिप्लिन समझ में आया है जी। 8:29 के पहले नहीं और 8:30 के बाद। मैं 8:20 पे ही हॉल के थोड़ा 200 मीटर पहले जाकर के बैठ गया। मैं कहा बीच में जो है ना बिल्कुल टाइमर लगा करके, और एकदम 8:29 2 सेकंड 1 सेकंड में वहां पहुंच गया, और 8:29 30 सेकंड पटाख से अंदर घुस गया। मैं कहा नहीं तो कोई बाद में बोल ना दे। ये था जी। ये मेरे को बात समझ में आई कि पंक्चुअलिटी क्या होती है इंडियन आर्मी की। एक बार चुटकुला भी सुना रहा था कि पंक्चुअल हस्बैंड इज अ लोनली मैन। वो वाइफ तो देर कर ही देती है, बेचारा हस्बैंड बहुत पंक्चुअल हो तो अकेला ही पड़ जाएगा, वेट ही करता रहेगा। इंडियन मिलिट्री का एग्जांपल है टाइम मैनेजमेंट का। सन अप से सन डाउन तक वो हर चीज को वेल ऑयल्ड मशीन की तरह करते हैं। इतना ट्रेंड होते हैं फास्ट और एफिशिएंट काम करने में। टाइम मैनेजमेंट उनके लिए नॉन नेगोशिएबल है। फोकस, क्लियर, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और एफिशिएंट रिसोर्सेज और करेक्ट प्रायोरिटी के साथ काम करते हैं। दैट्स कॉल्ड इंडियन आर्मी। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी उसी पे रहती है। बहरहाल 36 स्ट्रैटेजी, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव का मतलब है choosing to do one thing means you are automatically choosing not to do all other things which you could have done at the same time. अगर आपने डिसाइड किया आप ये काम करेंगे, इसका मतलब आपने ये भी डिसाइड किया कि आप ये 10 काम नहीं करेंगे क्योंकि आप ये एक काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव। क्या मतलब हुआ कि आप पीपल शुड कम आउट एंड से व्हाट अ वैल्यूएबल मीटिंग इट वाज। इतना फोकस्ड होकर के एक काम करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे काम उसके चक्कर में छोड़े हैं। अब आपने इतने काम छोड़ दिए तो जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो। वरना स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि मीटिंग सबसे आसान तरीका है समय खराब करने के लिए, और आपको अननेसेसरी मीटिंग कम करनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट होती है। इतनी मैन पावर आकर के बैठती है, इतनी कॉस्ट लग जाती है उसके साथ में। आपकी मीटिंग से आपको आरओआई मिलना चाहिए, रिटर्न जो आपको मिले वो उस मीटिंग की को ट्राई करें हमेशा डिस्ट्रैक्शन के बिना रहे, क्योंकि 30 से 50% प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मीटिंग में बहुत टाइम खराब कर देते हैं। और अदरवाइज क्या, कभी कोई ड्रॉप इन
कट जाता है, मीटिंग के बीच में टाइम वेस्ट होता है, कमेटी मीटिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट इंटरव्यू हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग हो रही है, रिव्यू की मीटिंग हो रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो रही है। तो रिसर्चर कहते हैं कि 45% टाइम आप अपनी बेकार की मीटिंग्स को अवॉइड भी कर सकते थे, जो कि अनप्रोडक्टिव हो जाती है आपके लिए। अब इसको करना कैसे, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना, अगली स्ट्रैटेजी में समझते हैं। आरओआई एंड सीबीए ऑफ मीटिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप कोई भी मीटिंग कर रहे हो, उस मीटिंग से पहले देखो कितने लोग बैठ रहे हैं। अगर 10 लोग बैठ रहे हैं तो उनकी पर आवर कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। अगर आप उस आदमी को 3 लाख रुपया महीना देते हो तो मतलब आप उसको 10,000 रुपया रोज का देते हो। 10,000 रुपया रोज का देते हो और वो 10 घंटे काम करता है, मतलब 1,000 रुपया घंटा उसका हो गया। और 1,000 रुपया वैसे एक्चुअली ज्यादा लगेगा, क्योंकि छुट्टी के दिन वो आता नहीं है, आता कम दिन है, करता है 24 दिन काम, तनख्वाह लेता है 30 दिन की, तो 24 दिन के हिसाब से निकालोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। अगर वो 1,500 रुपया घंटा ले रहा है और 10 लोग बैठ रहे हैं तो आपका 1 घंटे के 15,000 रुपए लग गए। अब उस 15,000 रुपए से आपने 75,000 रुपए कमाई कि नहीं कमाई, ये देखना चाहिए आपको। क्योंकि वो अगर यहाँ बैठते नहीं बैठते और जाके काम करते तो शायद 15,000 रुपए की कॉस्ट पे वो 30, 40, 50,000 रुपए आपको कमा के दे देते। अब आपने उनके वो काम को रोका और यहाँ बिठाया, तो आपको उससे ज्यादा आउटकम निकालना चाहिए। क्या वो एक्सपेंस जस्टिफाइड है कि नहीं है, उस आरओआई मीटिंग से सक्सेसफुल प्रोडक्टिव निकल रही है कि नहीं निकल रही। आपकी मीटिंग हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल होनी चाहिए उनकी बाकी एक्टिविटीज जो अदरवाइज करते हैं, अगर वो मीटिंग में नहीं बैठते तो उसके मुकाबले। थिंक अबाउट योर टाइम एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ अदर्स। पर आवर रेट पे कैलकुलेट करो और देखो कि अगर ये मीटिंग में नहीं बैठते तो कितने रुपए का काम निकाल लूंगा। वरना ज्यादातर मीटिंग में लैक ऑफ पार्टिसिपेशन के चक्कर में या लेट शुरू होने के चक्कर में, साइड में आजू बाजू आलतू फालतू बात करने के चक्कर में मीटिंग खराब हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। कई बार अनक्लियर एजेंडा हो, इसलिए भी टाइम वेस्ट होता है। कई बार आर्गुमेंट्स होते हैं, टाइम वेस्ट हो जाते हैं। कोई लोग लेट आते हैं बीच में, उनके चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है, उनको दोबारा समझाओ। कभी कभार मीटिंग के लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होते, उस चक्कर में बहुत हो जाता है। कभी कभार मीटिंग का कंट्रोल ही लूज हो जाता है, बात हो रही थी कुछ, अब होनी शुरू हो जाती है कुछ। कभी कभार हम लोग टॉपिक से ही भटक जाते हैं और हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, या किसी ऐसे आदमी को बिठा देते हैं जिसकी मीटिंग में कोई जरूरत नहीं, उसका पूरा ही टाइम वेस्ट होता है। ऐसा करके अगर मीटिंग बहुत अच्छी भी हो तो 60 मिनट में से, 1 घंटे की मीटिंग में 60 मिनट में से 12 मिनट तो वेस्ट होंगे ही होंगे, अंदर जाने में, बाहर आने में, और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने में, कुर्सी में बैठ के एडजस्ट होने में, इधर उधर सेटल होने में। 60 में 12 मिनट तो वैसे ही वेस्ट होते ही होते हैं। तो आप करें क्या, आप करिए ये कि आप मीटिंग मैनेजमेंट स्किल को सीखिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए। मेरी 38वीं स्ट्रैटेजी, मीटिंग मैनेजमेंट स्किल क्या होते हैं, पहले चेक करो कि भैया इस मीटिंग को अटेंड करने की कॉस्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इस मीटिंग क्या ये एडिक्वेटली मैंने प्लान करी है कि नहीं करी, क्या मीटिंग 1 घंटे की थी 2 घंटे तो नहीं हो गई है, क्या मीटिंग वर्थवाइल कंट्रीब्यूट कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, क्या मीटिंग में सबके सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या खाली 4 लोग बात कर रहे हैं और बाकी 8 लोग फालतू आकर के बैठे हुए हैं, क्या मीटिंग अपने एजेंडा पे थी, एजेंडा से बाहर चली गई है, क्या मीटिंग बार बार अपने एजेंडा से हट जाती है, या फिर मीटिंग को मैं कुछ कम कर सकता हूँ, या मीटिंग आधी हो सकती थी क्या। अच्छा, लेट कमर जो है ना, उनके लिए तो बड़ा स्ट्रॉन्ग नियम रख लो, एक बार स्ट्रॉन्ग नियम रख लो, उनको वापस भेज दो या उनको धमका दो या डांट दो, अगली बार से लोग लेट नहीं आएंगे। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है दरवाजा बंद कर देना चाहिए, लेट कमर को अलाउ ही नहीं करना चाहिए, अगली बार अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं तो एडजस्टमेंट, रेपिटेशन, उनके एक्सप्लेनेशन के चक्कर में 10-20% टाइम और वेस्ट हो जाता है। वो आकर के नई कुर्सी ढूंढेगा, आकर के अपनी जगह बनाएगा, पूछेगा आज क्या बात हो गई करके। और फिर ये जीरो टॉलरेंस भी बिल्ड करो आप, कि जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको बोलो भाई अगली बार से मत आ। जो मीटिंग में इंटरप्ट कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है, या आर्गुमेंट ज्यादा करता है, या फिर ग्रुप में कोई डिसीजन को भी बाहर कर दो, क्योंकि अगली बार इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे को। अगर आप एक चेयरमैन है तो आपको भी ये देखना है कि मीटिंग आपके लिए भी जरूरी है कि नहीं है, इस मीटिंग में मैं कितनी देर की रखूं, क्या इससे कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, क्या इससे हम कुछ बड़ा अचीव कर पा रहे हैं, इसकी मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, एवरेज सैलरी बाकी लोग की सैलरी सबकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, इस सबका गणित निकालिए, तभी आपको फायदा होगा और उसी के बाद आप मीटिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चलो मीटिंग तो हो गई, लेकिन मीटिंग के बाद आउटकम को कैसे डिफाइन करें, आउटकम को कैसे कंट्रोल करें, मीटिंग के बाद काम भी होना चाहिए। ऐसी मीटिंग कैसे करूं कि मीटिंग खत्म होते ही काम होना शुरू हो जाए और टाइमली काम खत्म भी हो जाए। तो उसके लिए मेरी अगली स्ट्रैटेजी 39 TRAS का मतलब है टास्क, रिस्पॉन्सिबल, एक्शन स्टेप, टाइमलाइन, रिव्यूअर और सपोर्ट। 6 चीजें। इसका मतलब है क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, इसको चेक कौन करेगा, बॉस कौन है यानी कि रिव्यू कौन करेगा, और कंट्रीब्यूटर किसकी मदद से करेगा। इसको बोलते हैं व्हाट, हु, हाउ, बाय, व्हेन, और इसका बॉस कौन है यानी कि रिव्यूअर कौन है, और सपोर्ट कौन करेगा, कंट्रीब्यूटर कौन है। अगर आप ये 6 चीजें लिख दोगे कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, उसको चेक कौन करेगा, और आपने 6 चीजें लिख दी तो काम होने शुरू हो जाएंगे, काम आगे चल पड़ेंगे। कई बार क्या रहता है, मीटिंग में हो सब बैठे और हमने मीटिंग में समझ मिली हाँ ये करेंगे, हाँ करेंगे, जान लगा देंगे, हम सब करेंगे, सब पूरी कंपनी मिलकर करेगी। बाहर निकलने के बाद लोग क्या बोलते हैं, मैं जरा चाय पी के आता हूँ, तू संभाल लियो। अब पता ही नहीं चला करेगा कौन काम। तो हर एक मीटिंग में आप नाम बड़ी क्लियर लिख दीजिए कि
जब आपके पास टास्क, रिस्पॉन्सिबल एक्शन स्टेप, टाइमलाइन, रिव्यूअर और सपोर्ट, ये 6 चीजें होंगी तो काम अपने आप होने लग जाएंगे। क्योंकि रिव्यूअर उसको रिव्यू करेगा, एक्शन स्टेप्स जो पहले डिफाइन हो गए उनके हिसाब से काम होगा, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसके नाम पे प्रश्न कर लिया जाएगा, अगर वो काम रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं कर पा रहा तो सपोर्टर अपने आप अंदर आकर के मदद करके चला जाएगा। फिर भी इन सबको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरी 40 स्ट्रैटेजी, स्टैंड अप मीटिंग करो। टेबल पे बैठना नहीं, कुर्सी पे बैठना नहीं, मीटिंग को शॉर्ट कर दो, खड़े खड़े मीटिंग कर दो। एक कमरे में आओ भाई, सारे के सारे खड़े हो जाओ सर्कल में खड़े हुए, इसको बोलते हैं स्टैंड अप मीटिंग या वॉकिंग मीटिंग। ये क्या तरीका है? ये रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आपका मीटिंग 50% कम टाइम में हो जाती है। इससे टाइम कम लगता है, डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। रिसर्च कहता है स्टैंड अप मीटिंग बेटर कोलैबोरेट करती है, हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। खड़े खड़े मीटिंग करो, आ जाओ। अब वो क्या होगा, जो मीटिंग 20 मिनट की होनी चाहिए 10 मिनट में हो जाती है, क्योंकि अंदर बैठना, आना, कुर्सी पे ना, वापस निकलना, ये सब में फालतू टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और अदरवाइज रिसर्च के हिसाब से 34% तो कम से कम समय आपका बचता ही बचता है। अगर 50% नहीं बचता तो 34% कम से कम बचेगा स्टैंड अप मीटिंग में। आगे चलते हैं। एक और चीज है कि मीटिंग्स तो ठीक है, लेकिन मीटिंग्स के बाद कई डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, कई मेल्स आती हैं, कहीं आपको सबको भी स्टडी करना है, तो उसके लिए है 3D टेक्निक 41। मतलब इसमें 3 डॉक्यूमेंट, डील विद इट, डिलीट इट। या तो कोई आपका पेपर आया, आपको आगे जरूरत पड़ेगी उसको डॉक्यूमेंट कर दो, जिस पे अभी डिसीजन लेना है उससे डील कर लो, और जो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लगता है बहुत ट्रिवियल बेकार की चीज, उसको डिलीट कर दो। पर डिसीजन जरूर ले लो। अदरवाइज इफ यू कीप डीलिंग विद लॉट ऑफ पीसेस ऑफ पेपर, बहुत सारे पीस ऑफ पेपर रहेंगे और कोई डिसीजन नहीं लोगे, then you will continue। इसको इनबॉक्स जीरो टेक्निक भी बोलते हैं कि अपने ईमेल के इनबॉक्स को हमेशा जीरो करते चले जाओ, ये आपको बहुत मदद करेगा हमेशा। बहरहाल आगे चलते हैं कि इसको अच्छा करने के लिए एक और तरीका क्या है? टेक्नोलॉजी यूज करो, डिसीजन ऑटोमेटेड मेथड। इसको क्या बोलते हैं? ये बिकॉज टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स, TNS। आपकी जो ज्यादा से ज्यादा चीजें उनको पेपर पे मत लेके आओ, टेक्नोलॉजी पे ले आओ। आपका टैक्स, ऑर्डर मैनेजमेंट है, सेल्स फोरकास्टिंग है, रिपोर्ट जनरेशन है, डेटा एनालिसिस है। मैंने अपनी कंपनी बड़ा बिजनेस में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है। कि मैं लीड मैनेजमेंट कैसे होगा, कंप्लायंस है, हमारे को बजट बनाने हैं, कोई मार्केटिंग का कैंपेन है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, इनवॉइसेस बनेंगे, किसी की छुट्टियां हैं, कौन छुट्टी ले रहा है, कितनी छुट्टी ले रहा है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। सब टेक्नोलॉजी पे हो जाना चाहिए। अप्रेजल टेक्नोलॉजी पे हो जाना चाहिए कि अगर तुम्हारी रेटिंग 3 स्टार है तो मैं 10% तनख्वाह बढ़ेगी, 4 स्टार है 15% तनख्वाह बढ़ेगी, और तुम्हारी रेटिंग 5 में से 5 यानी कि 5 स्टार है तो 20% तनख्वाह बढ़ेगी। और अगर तुम्हारे को प्रमोशन भी मिला है तो प्लीज 20 + 5 हमारी 25% तनख्वाह बढ़ेगी। और अगर तुम आउटस्टैंडिंग टॉप 5% एम्प्लॉइज में से हो तो तुम्हारी तनख्वाह 30% बढ़ेगी। अब मॉडल सेट हो गया, अप्रेजल बिल्कुल सेट हो गया, रिक्रूटमेंट को, एम्प्लॉय अटेंडेंस को, एग्जिट फॉर्मेलिटी को, कॉम्पनसेशन को, सबको जितना ऑटोमेट कर सकते हो, जितनी बड़ी कंपनी होती जाए टेक्नोलॉजी बिल्ड करते चले जाओ। देखो, लर्निंग के बिना अर्निंग या तो कम होगी या कभी होगी ही नहीं। इसीलिए मैं फिर सुझाव दूंगा, हमारे फेसबुक, वीलॉग और यूट्यूब चैनल पे, इन तीनों पे हम लोग बहुत कंटेंट डालते हैं, फ्री में डालते हैं। नहीं बताएंगे भाई मेरी कि हम 1000 कस्टमर को हम लोग 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं। अगर आप इस समय आईबीसी के लिए पता करते हैं, डिले मत करिए, फोन नंबर आपके सामने है। वापस चलते हैं, पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी 50 टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। अब हम छठे यूनिट पे आ गए, फाइनल यूनिट, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। कुछ लोग आलसी होते हैं, इतने आलसी होते हैं कि वो बहुत आलसी होते हैं। यू डोंट हैव, आप केवल एक एक कदम तो चलो, जहां तक रास्ता दिखते जाए वहां तक चलते जाओ, वहां के आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो, प्रोक्रास्टिनेट मत करो, डिले मत करो। एक बार एक बूढ़ा आदमी मृत्यु की शैया पे पहुंच गया था, उसके सारे बच्चे, उसकी पत्नी आसपास आ गए, और बूढ़ा आदमी बोला कि अब मैं मरने वाला हूं। तो उसके बेटे आसपास के सारे के सारे बोले, ज्ञान की बात तो मैं बताना चाहता हूं बेटा, पर मेरे पास समय कम है, मुझे कम से कम 3 से 5 घंटे और चाहिए तुम्हें ज्ञान की बात बताने के लिए। तो तुम कुछ पैसा खर्च कर 6 घंटा 5 घंटा बढ़ा सकते हो क्या? तो बेटे ने बोला, पिताजी मेरा पैसा क्या, आपका पैसा क्या, पूरी दुनिया का पैसा लगा के भी आपको सारा टाइम नहीं दिया जा सकता है। जैसे ही बेटे ने ये बोला, पिता ने आंख बंद करी और जवाब दिया कि मैं तुम्हें यही जानना चाहता था, दिस इज द लेसन आई वांटेड टू गिव। और उसके बाद कमरे में शांति हो गई, पिता ने शरीर छोड़ दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा वापस नहीं आएगा। समय इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। आप इसे खरीद नहीं सकते हो लेकिन खर्च कर सकते हो। खरीद नहीं सकते, खर्च कर सकते हो। आप इसे रख नहीं सकते लेकिन इस्तेमाल कर सकते हो।
वो 1 सेकंड निकल गया तो वापस नहीं आ सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो है लेकिन बहुत थोड़ा है और आप इसको जमा नहीं कर सकते अपने पास, इसीलिए ये प्राइसलेस है। और प्रोक्रास्टिनेशन जो है, काम को डिले करना, काम को टालना, ये क्रेडिट कार्ड की तरह है। इस्तेमाल करते हुए तो मजा आता है, जब बिल आता है तो पता चलता है कि प्रोक्रास्टिनेशन इज असैसिनेशन, मतलब हत्या। किसकी हत्या? आपने प्रोग्रेशन की हत्या कर दी है। इसीलिए चीजों को टालो मत, क्योंकि कुछ लोग इतने सम पीपल आर लेजी रूलर्स ऑफ नेशन कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। इतने आलसी होते हैं लोग, इतने आलसी। तो अगली स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। अगर इस हालत से बाहर निकलना है तो अपने लिए रिवॉर्ड्स रखो, बिल्ड रिवॉर्ड्स फॉर अर्ली ग्रेटिफिकेशन। कई बार क्या होता है, हमारा काम करने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि यार पता नहीं कब जाकर के काम कंप्लीट होगा, कब रिवॉर्ड मिलेगा, कब बेनिफिट मिलेगा। आप रोज योगा इसलिए नहीं करते क्योंकि एक दिन योगा करने से आप बाबा रामदेव नहीं बन जाओगे, नहीं जाते क्योंकि आप 4 दिन 8 दिन जिम जाकर के कोई आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तो बन नहीं जाओगे। तो इसलिए लगता है यार बन तो रहा नहीं हूँ आर्नोल्ड, तो छोड़ो, नहीं जाता। और अगर आज नहीं जाऊंगा तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस चक्कर में आदमी जाता नहीं, डिले करता है। तो छोटे छोटे रिवॉर्ड रखो अपने लिए, छोटे छोटे रिवॉर्ड रखोगे तो देखो आदमी करता क्यों नहीं है काम। 2 कारण से काम नहीं करता है, टालता है। एक कि उसे काम करना अच्छा नहीं लगता, दूसरा उसे काम करना आता नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दो तो स्पीड ब्रेकर को रिजॉल्व कर दो। कैसे करोगे? अर्ली ग्रेटिफिकेशन से। छोटी छोटी ग्रेटिफिकेशन, छोटे छोटे रिवॉर्ड रखो अपने लिए। इतना अचीव करूंगा तो ये मजा मिलेगा मुझे, इतना अचीव करूंगा तो आइसक्रीम खाऊंगा, इतना अचीव करूंगा तो घूमने जाऊंगा, इतना अचीव करूंगा तो ये मेरे को मिलना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड रख के अपने खुद के रिवॉर्ड अपने आप बना लो। टाइम मिलती है इसलिए वर्किंग प्लानिंग मत करो, क्योंकि टाइम इतना स्लिपरी है कि मछली को भी आप कई बार अपने हाथ से पकड़ते हो फिसल जाती है। हो सकता है मछली ना फिसले, पकड़ा जाए, लेकिन टाइम पक्का फिसल जाएगा। तो इसीलिए काल करे सो आज कर, कल करे सो परसों, ऐसा बोलते हैं लोग। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों? नहीं भैया। कंटिन्यूअस एक्शन फ्यूल्स द मोटिवेशन। कंटिन्यूअस एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन मोटिवेशन को किल कर देगा। एवरी टाइम यू चूज टू डू वन थिंग, यू ऑटोमेटिकली चूज नॉट टू। इसलिए एक चीज काम की उठाओ और डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। लेकिन आप करते क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको इल्यूजन ऑफ परफेक्शन होता है, करूंगा तो परफेक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये भी बड़ा लफड़ा है। ये मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है। कई एंटरप्रेन्योर जो है वो परफेक्ट काम करना चाहते हैं, परफेक्ट काम कुछ भी नहीं होता। परफेक्ट काम भगवान के लिए, आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम। ये बेकार का इल्यूजन, ये एक ऐसा इल्यूजन है जिसको कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो आप काम को करो और हर बार इंप्रूव। पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा। एक्सीलेंस इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक्सीलेंस मेरे काम है और परफेक्शन भगवान का काम है। इंसान परफेक्ट काम नहीं करता है। नहीं तो क्या होता है कि आप परफेक्शन करने के चक्कर में लगे रहते हो, होता नहीं है तो बोर हो जाते हो। आप बोर हो जाते हो तो उसके बाद फिर आप काम छोड़ देते हो, फिर कोशिश करते हो कि परफेक्ट होता नहीं है, फिर बोर हो जाते हो, बोर हो जाते हो, फिर काम छोड़ देते हो। ये बड़ा एक लूप है कि परफेक्शनिज्म में क्या करूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी प्रोग्रेस को डिले कर देगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप बोर हो जाओगे। अब मैं नहीं करूंगा, करूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा, मैं नहीं करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, मैं नहीं करूंगा। अरे बीच खराल के इंप्रूवमेंट करते चले जाओ। आप डिले कर रहे हो, टाइम तो निकल जाएगा हाथ से। फिर भी खड़ा रहना पीछे जाने का सबसे अच्छा उपाय है। स्टैंडिंग स्टिल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स। तो आपको प्रोग्रेस चाहिए, आगे चलना है। अब इसको करते कैसे हैं? इसके लिए आप टाइम लिमिट डालो। इसका बड़ा अच्छा लॉ है, पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ का मतलब क्या है? काम उतना ही एक्सपैंड होगा जितना टाइम अवेलेबल होगा। वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। काम उतना ही एक्सपैंड होता, नहीं तो काम इतना फैल जाता है। अब आप 1 महीने के काम को 1 साल दे दोगे तो 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा। 1 महीने के काम को 2 साल दे दोगे तो वो 2 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा ही होता है हमेशा। 1 घंटे के काम को पूरा दिन दोगे तो पूरे दिन में भी खत्म नहीं होगा। तो काम को जितना टाइम लिमिट दोगे, काम उतने के अंदर एडजस्ट होकर कंप्लीट हो जाता है। अमाउंट दैट यू गिव टाइम टू योरसेल्फ टू कंप्लीट अ टास्क, वही अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। ये टेक्निक ना प्रोक्रास्टिनेटर के लिए, आलसी आदमी के लिए बहुत बढ़िया टेक्निक है। ये उनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, बिना चार्जर के काम करके देखो, बैटरी खत्म होने से पहले काम खत्म कर दोगे आप। आपको पता है बैटरी खत्म होने वाली, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। टाइम लिमिट डालते ही आदमी काम जल्दी खत्म कर देता है। मेरे एक दोस्त है, उनकी कंपनी है इन्वेंटो रोबोटिक्स, ये बैंगलोर में है कंपनी। वो रोबोट बनाते हैं, मित्रा रोबोट। उनको बाहर से प्रोजेक्ट मिलता है कि हमारे लिए 5 रोबोट बना दो, हमारे लिए 20 रोबोट बना दो, हमारे लिए 50 रोबोट बना दो। तो वो कहते हैं हम किसी भी काम को डेडलाइन हम नहीं देते, हम क्लाइंट से लेते हैं डेडलाइन, और क्लाइंट की डेडलाइन के चक्कर में हम सब दिन रात लग करके काम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल डेडलाइन मिल गई। इसको बोलते हैं पार्किंसन लॉ। आपका काम उतना ही एक्सपैंड होगा जितना आप उसको टाइम दोगे। 1 हफ्ते के काम को 1 महीना करोगे तो यही तरीका है कि आप कमिटमेंट टेक्निक को फॉलो करो। उसको बोलते हैं कमिटमेंट टेक्निक। कमिटमेंट टेक्निक क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से टाइम लिमिट दे दो। आप देखो, आपको जब रुकना है ना, आप रुक जाते हो, लेकिन अगर आपने टाइम लिमिट दिया तो आप नहीं रुकोगे। तो आप एक डेडलाइन डालो, डेडलाइन डेडलाइन डेडलाइन। हर मीटिंग से पहले डेडलाइन, हर मीटिंग